सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम कुछ नया लेके आए हैं जिसका नाम है कंसेप्ट पे कमांड। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट उठाएंगे फिजिक्स के जिनमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है या कुछ डाउट्स होते हैं, और फिर हम उस कंसेप्ट को इस छोटे से लेक्चर में धुआं धुआं कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें इस सीरीज के पहले कंसेप्ट के साथ, जो कि है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इसकी कैसे कैसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उस सभी चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है। तो अभी अगर मैं एक केस की बात करूँ, अगर मैं एक बात बताऊँ कि मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है। मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। बहुत बढ़िया। यह है मेरे पास एक कंडक्टर। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं किया हुआ, बस ये कंडक्टर ऐसे ही पड़ा हुआ है फ्रीली। ठीक है। तो केस वन मेरे पास क्या है, व्हेन कंडक्टर इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ये कंडक्टर किसी भी बैटरी वगैरह से या एक्सटर्नल ईएमएफ के सोर्स से, एक्सटर्नल पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। अब हमें एक चीज पता होती है कि कंडक्टर्स में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने कह दिया कि इस कंडक्टर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या लिखूंगा, कंडक्टर हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखना, एक कंडक्टर में, एक आइसोलेटेड कंडक्टर में, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो कि किसी बैटरी वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ, एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर कितनी होती है, जीरो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, नेगेटिव चार्ज तो है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होनी चाहिए थी। बट ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो वैसे हम है ना कि ये मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिख रहे हैं हमें, बट इसके साथ साथ इसमें प्रोटॉन्स भी तो हैं इक्वली। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं इसमें। तो जितना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही उसकी वजह से भी, प्रोटॉन्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल ये जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज जीरो है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी जीरो होगी। इतना आया, इतना आया। ठीक है। अब ये जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है, 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 ये ऐसे मूव कर रहा है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली with very high speeds, ठीक है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। कितनी स्पीड के साथ, जो स्पीड की रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 10⁴ टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं। इनकी डायरेक्शन भले ही रैंडम है, कोई ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई नीचे जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। इनकी डायरेक्शन भले ही रैंडम है, बट इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। मगर मतलब अगर इसने ये वाली डायरेक्शन चुनी है तो वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में चलता रहेगा। मतलब जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। किसी एक स्ट्रेट लाइन में
ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, किसी एक स्ट्रेट लाइन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस कंडक्टर को गर्म कर दूं, जैसे यहाँ पे देखना, एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा कंडक्टर है एक क्लासरूम, ठीक है, और उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं स्टूडेंट्स। जब कोई बैटरी नहीं है, मतलब जब कोई टीचर नहीं है, तो ये इधर उधर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चे। कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई किससे मिलने जा रहा है ना। गए थे किसी से मिलने? नहीं, हमें हिम्मत ही नहीं होती थी, बताओ। तो कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, हर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं जब कोई भी टीचर नहीं है, जब कंडक्टर आइसोलेटेड है, कोई भी बैटरी वगैरह नहीं है। बहुत बढ़िया। ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब ये रैंडमली मूव तो कर रहे हैं, पर अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैसे अगर मैं कहूँ क्लास में अफवाह फैला दूं कि स्कूल में आग लग गई, तो सब बच्चे कोई किधर भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहे हैं, सब इधर उधर मूव करने लग जाएंगे। मतलब इनका जो रैंडमनेस था वो बढ़ जाएगा। अभी वो और ज्यादा तेजी के साथ इधर उधर मूव कर रहे होंगे, एकदम सब बच्चे पागल ही हो गए एकदम आग लगने की खबर सुन के। तो कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से भागने लग जाएंगे। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, उन्होंने आग लगने की न्यूज़ सुनी तो क्लास का टेम्परेचर बढ़ गया ना, मतलब क्लास का एकदम तापमान बढ़ गया, लेवल। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ कि मैंने इस कंडक्टर का क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये इधर उधर कहीं ना कहीं मूव करने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर kinetic energy of on increasing temperature kinetic energy of electron increases, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी, वो कहीं भी भागने लग जाएंगे, इधर उधर इधर। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बहुत बढ़िया। अब m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। इतना आया कि नहीं? हाँ या ना? आ गया इतना? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, कहाँ बनाऊं? यही बना दूं एक छोटा सा कंडक्टर। यही वाली इमेज है, इसका एक छोटा सा यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, इसी वाले कंडक्टर की। तो ये है एक मेरे पास कंडक्टर, यही वाला। अब इसमें क्या हुआ, जो एक इलेक्ट्रॉन था ये, उसने अपना यहाँ से मोशन स्टार्ट करा, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ। तो ये आगे मूव करा। जब ये यहाँ तक पहुंचा था तो इसकी एक और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो गया। ये यहाँ गया और ये आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया। बहुत बढ़िया। अब जब ये टकराया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो वो ऐसे कहीं ना कहीं टकरा गया। अब टकराने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जैसे ही ये यहाँ से टकराया, मान लेते हैं इसने अपनी डायरेक्शन ये वाली चुन ली। अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन था, अब वो उससे टकरा गया। मतलब पहली बार वो कहाँ टकराया, यहाँ पे टकराया, दूसरी बार वो यहाँ पे टकराया, ठीक है। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो इस इलेक्ट्रॉन को टाइम लगा उसको हमने कहा टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये टाउ क्या है? ये टाउ हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कि एक कोलिजन हुआ और उसके बाद जब दूसरा कोलिजन हुआ
उन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस था, उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बहुत बढ़िया। अब पहला कोलिजन यहां पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहां पे हुआ, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जितना इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस चला, जितना इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस चला, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। हम इसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। मतलब एवरेज डिस्टेंस moved by electron between two successive collisions। एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। इतना आया? क्या ये सारी चीजें आ गई? ठीक है। अब किसी किसी बच्चे के मन में एक डाउट आया होगा कि अगर ये एक कंडक्टर है, अगर ये एक कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, तो इसमें करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज हमारा फ्लो करना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इनकी वजह से करंट क्यों नहीं आ रहा? क्यों हमें इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ रहा है? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, हम बस यहाँ पे इसका सर्किट क्लोज कर देंगे, बैटरी वगैरह लगाने की जरूरत ही क्या है जब इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव कर रहे हैं। अच्छा डाउट है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से जो करंट होगा वो ऐसे होगा। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से करंट कुछ ऐसे होगा, इसकी वजह से कुछ ऐसे होगा, इसकी वजह से ऐसे होगा, इसकी वजह से ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनकी वजह से रैंडमली किसी और डायरेक्शन में करंट आ रहा है। तो वो जो सारे करंट मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सारे करंट मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इस केस में। तो करंट के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक डायरेक्शन में साथ में जाना जरूरी है। अगर ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में चलने शुरू हो गए तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक करंट ऐसे आ रहा है, एक करंट ऐसे आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे जो भी करंट होंगे, सारे के सारे जो भी इनकी वेलोसिटी होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और हमारे पास नेट करंट क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन तो इतना होता है, बट अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो साथ में नेट वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? वी नेट इज इक्वल टू जीरो, कि नेट वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। क्या इतना सब कुछ समझ में आया? इतना सब कुछ आया? ठीक है, छाप लो इसको, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड केस आया जब हमने कंडक्टर के साथ एक बैटरी को जोड़ दिया। हमने क्या करा? कंडक्टर के साथ एक बैटरी को जोड़ दिया। तो सेकंड केस, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। बहुत बढ़िया।
ठीक है, यह थी हमारी सेल या बैटरी, जो भी इसको कह दो। इसको हमने क्या किया, इस कंडक्टर के साथ जोड़ दिया। अब क्या क्या होगा, अगर इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव। बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ लेके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, किसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर। पिछले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो थी, बट अब ये कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं रहा, अभी अकेला नहीं है, अब इसके साथ एक सेल या बैटरी भी है, तो अब एक इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। आया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कुछ ना कुछ बन गई। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डीवी बटे डी आर, माइनस डीवी बटे डी आर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये भी लिख सकता हूँ। ये छोटे से चेंज के लिए होता है, ये बड़े से चेंज के लिए, तो ये बड़ा सा चेंज है। बहुत बढ़िया, इस कंडक्टर की अगर लेंथ को मैं बोलूँ कि इस कंडक्टर की लेंथ है कुछ ना कुछ एल, इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो है कुछ ना कुछ एल, और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कुछ ना कुछ ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कुछ ना कुछ ए। बहुत बढ़िया, अब ये डेल्टा वी, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बढ़िया, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ये हायर पोटेंशियल है ना, ये ज़्यादा है ये कम है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V का। इसका मतलब अगर यहाँ पे जीरो है पोटेंशियल, तो यहाँ पे V होना चाहिए, ऐसा ही हुआ ना कुछ, पोटेंशियल ये हायर है ये लोअर है, तो ये हायर कितना है, कुछ ना कुछ V है, और ये जीरो है। इस चीज़ को अगर मैं जीरो बोलता हूँ तो जीरो 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 वी 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 वी। बहुत बढ़िया, तो डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो वी फाइनल क्या होगा जीरो, वी इनिशियल क्या होगा वी, जीरो माइनस वी बटे, जीरो माइनस वी बटे डेल्टा आर कितना है, ये डिस्टेंस कितना चला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस, एल लेंथ, तो ये जब बाहर आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ गई, वी बटे एल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ गई, वी बटे एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितनी है, वी बाय एल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना आया, आया ना। अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्चुअल कंसेप्ट के ऊपर। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, बहुत बढ़िया, ये पहले इस सेल को लगाने से पहले, इस बैटरी को लगाने से पहले रैंडमली किसी न किसी डायरेक्शन में चल रहा था, मैंने मान लिया कि ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, कोई भी डायरेक्शन मान सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैंने कहा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, बिफोर कनेक्टिंग दी बैटरी, बिफोर कनेक्टिंग दी बैटरी। अब आफ्टर बैटरी इज कनेक्टेड हुआ क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस डायरेक्शन में। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ इस तरफ की फोर्स लगने लग जाएगी, इस तरफ की फोर्स लगने लग जाएगी, है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे इस तरफ की कुछ ना कुछ फोर्स लग जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, या नीचे की तरफ थी, और अब इन पे फोर्स लग रही है कुछ ना कुछ इस तरफ, तो ये नीचे भी जाना चाहेंगे और इस फोर्स की वजह से इधर भी जाना चाहेंगे, तो ये दोनों ही पाथ मिलाकर ये ऐसा कुछ पैराबोलिक पाथ चूज कर लेंगे। समझ में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे ऐसे ना जाकर, ना तो वो ऐसे गए ना तो वो ऐसे गए, वो दोनों को मिला के ऐसे कुछ ना कुछ इन्होंने पैराबोलिक पाथ चूज कर लिया। आया, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। पिछले वाले केस में स्ट्रेट लाइन पाथ था, अभी कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अभी इस वाली वेलोसिटी के साथ, ये जिस वेलोसिटी के साथ ऐसे जाएंगे, एक चीज थोड़ा सा इमेजिन करना, ये तो तब का सीन है ना जब हमने बैटरी ऑन कर दी, बैटरी हमने लगा दी। अब इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आने लग गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आने लग गया, ऐसी और भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इस तरफ आने लग जाएंगे।
धीरे धीरे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आने लग जाएंगे। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इस तरफ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उन पे इस तरफ एक फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसी वजह से जो हमारी छोटी क्लासेस में हमें जो फिगर दी हुई होती थी ना, वो कैसी दी हुई होती थी? छोटी क्लासेस में जो हमें फिगर दी हुई होती थी बुक्स में, कैसी होती थी कि एक ऐसा कंडक्टर है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं। ये दिखाते थे कि स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, बट होता क्या है, वो ऐसे पैराबोलिक पाथ में आने लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और वो किस वेलोसिटी के साथ आते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही नाम क्यों पड़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम क्यों पड़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा था, जो कि हाँ चल रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अब उसके बाद इन पे एक फोर्स लगी, इस तरफ, इस तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी ये वाली वेलोसिटी को छोड़ के एक और वेलोसिटी, एक और पैराबोलिक वाली वेलोसिटी चूज कर ली। मतलब ये जो नई वेलोसिटी थी वो इनिशियल वाली वेलोसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो गई, है ना? एक वेलोसिटी ऑलरेडी थी, अभी एक और फोर्स आ गई जिसकी वजह से उसको ना ऐसे नहीं जाना पड़ा, उसको पैराबोलिक पाथ लेना पड़ा। तो नई वाली वेलोसिटी पुरानी वाली वेलोसिटी के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई। इसी वजह से इसी सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, और इसी चीज का नाम क्या पड़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? द वेलोसिटी with which an electron gets drifted, मतलब वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो गई। द वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल क्यों बोला? क्योंकि बैटरी की वजह से लगी ना एक्सटर्नल। इस कंडक्टर की खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना आ गया, इतना आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी फील आ गई कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। आया? ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरफ जो फोर्स लग रही थी, मैंने कहा वो कितनी होगी? किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगती है? QE। इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज कितना है? E और इंटू E। बहुत बढ़िया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ma इज इक्वल टू QE। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? QE बटे m। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? QE बटे m। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? QE बटे m। अब अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं कि फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लग जाएंगे ना, फाइनली तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लग जाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। बहुत बढ़िया। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी है u, इसकी जगह मैं क्या पुट करूं? क्या वो जो वेलोसिटी पुट करूं जो 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5 होती थी? नहीं, यहाँ पे मैं इस चीज़ को 0 पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5 वाली वेलोसिटी थी वो तो एक इलेक्ट्रॉन की थी। यहाँ हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आएगा ना। कोई एक इलेक्ट्रॉन तो कितना भी मूव कर ले, क्या ही करंट दे पाएगा? हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। तो ये जो u होता था, नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो 0 होता था, क्योंकि उसकी वजह से कुछ भी करंट नहीं आता। तो इस u को हम कितना रख देंगे? 0 रख देंगे, क्योंकि नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है? 0। ये u क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर कनेक्टिंग बैटरी, इनिशियल केस। फाइनल केस क्या है? आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो Vd इज इक्वल टू AT आ गया। Vd इज इक्वल टू AT आ गया। Vd इज इक्वल टू AT आ गया। अब मैं T की जगह क्या पुट करूं? A तो मैंने निकाल दिया, T की जगह मैं क्या पुट करूं? अभी कई सारी बुक्स में ना इस T की जगह टाउ पुट कर देते हैं, कुछ भी रीजन नहीं दिया होता कि आखिर हमने टाउ क्यों पुट करा। इस चीज की पूरी फील करा दूंगा कि आखिर हम इस T की जगह टाउ क्यों पुट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन पता है क्या आता है? इसका एक्सप्रेशन आता है Vd इज इक्वल टू A, T की जगह आ जाता है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। आखिर हम ये T की जगह टाउ क्यों पुट करते हैं, ऐसी चीज की पूरी
पूरी फील्ड। मैं फिर से वही कंडक्टर बना देता हूँ, ये है मेरा कंडक्टर, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर से वही एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से चला 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 चला, यहाँ पे किसी के साथ वो कोलाइड कर गया, यहाँ पे किसी के साथ वो कोलाइड कर गया, फिर वो यहाँ से चला 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 ऐसे चला, एंड यहाँ पे किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड कर गया। बहुत बढ़िया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा उसको हमने बोला था टाउ, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, टाउ। और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसको हमने बोला था मीन फ्री पाथ। अब हो सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आया, कोलाइड करा, तो उसने कोई और पाथ चुन लिया ऐसे। अब हो सकता है वो यहाँ पे किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर दे, कुछ भी हो सकता है ना। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन आराम से कंसीडर करना। यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जब तक वो किसी से कोलाइड नहीं करा, जब तक वो इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं करा, तब तक वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है ना, तब तक वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है। एंड वो ऐसे किस वजह से जा रहा है, पहली बात तो कोलिजन की वजह से, वो इससे कोलाइड करा तो वो इधर की तरफ चलेगा, और दूसरा यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है वो भी उसको इधर की तरफ जाने के लिए फोर्स कर रही है ना, वो भी इसको इधर की तरफ जाने के लिए फोर्स कर रही है। मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स भी इधर की तरफ लग रहा है। तो वो एक्सेलरेशन कितने टाइम तक लग रहा है, यहां से इसका पाथ शुरू हुआ यहां तक, अब यहां इसके टकराने के बाद, इसका पाथ ही चेंज हो गया, इसका पाथ ही चेंज हो गया। तो ये तो एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी बन गई, क्योंकि पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, अब उसकी वेलोसिटी वगैरह सब कुछ चेंज हो गई। तो वो तो एक डिफरेंट ही स्टोरी आ गई ना, कि यहाँ पे कोलिजन की वजह से इसकी वेलोसिटी भी कुछ अलग हो गई, इसकी एक्सेलरेशन वगैरह भी कुछ अलग हो गई। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम लगेगा वापस अपनी एक्सेलरेशन अटेन करने के लिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से गया गया गया, इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इसने कुछ ये वाला पाथ चुन लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दो कोलिजन के बीच में इसने यही पाथ चुना, इसने बीच में अपना पाथ चेंज नहीं किया। अब अगर ये पाथ अपना चेंज कर लेता तो इसकी वेलोसिटी वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती। ये ऐसे जा रहा था वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी डायरेक्ट ऐसे होगी। कोलिजन के बाद में भी हो सकता है कि कुछ एनर्जी वगैरह लॉस्ट हो जाए। तो एक इक्वेशन जो होगी वो वैलिड कब तक रहेगी, जब तक कोई भी एक्सटर्नल चीज ना हो। जैसे एक गाड़ी है, उसके ऊपर भी अगर हम काइनेमेटिक्स की कुछ इक्वेशन लगाएं तो वो हम कब तक लगाएंगे, जब तक वो सीधे सीधे चल रही है किसी भी बात पे। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम गाड़ी को किसी और गाड़ी से एकदम टकरा दिया उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड कुछ वेलोसिटी, ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं ऐसे चला चला चला, इस बोर्ड से टकरा गया, मैं चला चला और इस बोर्ड से टकरा गया। अब टकराने के बाद मैं कोलाइड कर गया, सॉरी कोलाइड के बाद मैंने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी, टकराने के बाद मैंने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी। तो क्या होगा देखना, जब मैं यहाँ से आ रहा था, इससे टकराया, अब टकराने के बाद मैंने अपना पाथ चेंज कर दिया ऐसे। तो जब मैंने पाथ चेंज करा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी एक अलग स्टोरी थी। जब मैं टकराया तो मेरा पूरा पूरा मोशन उधर चल गया, मेरा पूरा पूरा पाथ वहीं चलेगा। तो इक्वेशन कब तक वैलिड है, जब तक मैं किसी से टकराऊं ना, क्योंकि अगर मैं टकरा गया उसके बाद तो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बन गई, मेरा पाथ ही दूसरे साइड में हो गया। तो मैं कोई भी इक्वेशन कब तक करूंगा, जब तक मैं किसी चीज से टकराऊं ना। तो मैंने यहाँ से अपना पाथ शुरू किया, और मैं दूसरे जब तक टकराया नहीं हूँ, मैं वहां तक अपनी स्टोरी कर सकता हूँ पूरी, क्योंकि अगर मैं एक बार टकरा गया उसके बाद फिर से एक नई स्टोरी बनेगी। तो टकराने के बाद कितना टाइम लगेगा, जब तक मैं दूसरी बॉडी के साथ नहीं टकराया, टाउ टाइम लगेगा। मैंने अपनी स्टोरी यहाँ से शुरू करी, मैं सीधा सीधा चलता गया दूसरे कोलिजन के बीच में, और अब दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगता है, टाउ। तो इसी वजह से हम टाइम को क्या पुट करते हैं, टाउ पुट करते हैं। इसको हम कुछ टी भी तो रहने दे सकते थे ना, पर हमने टाउ क्यों रखा, क्योंकि ये स्टोरी कब तक चलती है, टाउ टाइम तक चलती है, जब तक एक कोलिजन के बाद वो दूसरे कोलिजन तक नहीं पहुंचा। और दूसरे कोलिजन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टाउ। अब समझ में आया, ये फील्ड किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी। तो VD इज इक्वल टू ए इंटू टाउ आ गया। एक्सेलरेशन कितनी आई थी, ये। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ई बटे एम इंटू टाउ। क्या समझ में आया, ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इतना समझ में आया, है ना।
इस चीज को छाप लो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर करंट। एक्सप्रेशन फॉर करंट। वैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मेन चीज थी वो तो हम देख चुके हैं, बट एक और चीज आती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में करंट कितना होगा किसी कंडक्टर में, वो भी बताओ। तो ठीक है, वो भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। ये मेरा वही कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा वही कंडक्टर है और इसको मैंने वही बैटरी वगैरह से कनेक्ट करा हुआ है। बहुत बढ़िया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे कुछ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो ऐसे आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे टाइप के मोशन में है, और कितनी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ वीडी के साथ। ठीक है। इस वाले कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है कुछ ना कुछ ए, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कहूं कि इस कंडक्टर में, इस पूरे के पूरे कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, तो इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने। पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? एन। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ यहां से, कुछ यहां से यहां तक है, कुछ यहां से यहां तक है, इस पूरे कंडक्टर में मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा पार्ट ले लिया, लेंथ dx लेंथ। मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके यहां तक आए, कुछ ना कुछ उन्होंने dx डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। तो इस dx डिस्टेंस कवर करने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे? इस dx डिस्टेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इस dx डिस्टेंस को मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसा ही है कुछ ये dx डिस्टेंस, ऐसा ही है, आया ना। इसका ये जो एरिया है ये तो अभी भी वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर अंदर, आया ना। और इसकी लेंथ कितनी है? dx। इसकी लेंथ कितनी है? dx। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम क्या होता है? ये एक छोटा सा सिलेंडर है, ये छोटा सा सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट है ये वाली लेंथ। तो इसका एरिया कितना है? a, और इसकी ये वाली हाइट कितनी है? dx। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? एरिया इंटू dx। बहुत बढ़िया। इसका वॉल्यूम आ गया एरिया इंटू dx। अब देखना, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतनी वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये इंटू ये। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन dx लेंथ कितने होंगे? n इंटू adx। n इंटू adx। बहुत बढ़िया। तो अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस छोटी सी लेंथ में, तो इस छोटी सी लेंथ में चार्ज कितना है? इस छोटी सी लेंथ में चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इतना इंटू E। बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन dx लेंथ इज इक्वल टू n e a dx। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इतना इंटू E। तो मैंने E यहाँ पे 20 में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो टोटल चार्ज हमें मिल गया। अब जो करंट आता है, वो क्या होता है, dq बटे dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो dq की जगह मैं q की जगह क्या लिख दूंगा, टोटल चार्ज की जगह ये रख दूंगा। बहुत बढ़िया, NEATX बटे dt। n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचा, dH बटे dt। मतलब यहाँ पे क्या है, dx बटे dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन ने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर किया, यही तो है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, vd के साथ, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, NEAVD। तो I क्या आ जाएगा, NEAVD। इस चीज को याद कैसे रख सकते हैं, I इज इक्वल टू VD ENA, वीना, ठीक है, VENA, I इज इक्वल्स टू वीना। मेरा नाम क्या है, वीना, हालांकि मेरा नाम वीना नहीं है। बहुत बढ़िया, तो इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर करंट भी आ गया। अब यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है, क्या, हमें यहाँ से एक चीज दिख रही है कि VD जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, एरिया के। जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर करंट कांस्टेंट है, NE तो कांस्टेंट होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट हो गई, और अगर करंट भी कांस्टेंट है तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या इतना समझ में आया? एक क्वेश्चन करा दूं, सिर्फ इसी पे एक क्वेश्चन करा दूं। मान लेते हैं कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ऐसे यहां से करंट आ रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ I, और यहां से बाहर भी कितना करंट निकल रहा है I। इसका एरिया है कुछ A, इस वाले सरफेस एरिया का, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का। इसका है कुछ एरिया 3A, इसका है कुछ एरिया 3A, एंड किसी पॉइंट बीच में, कहीं ना कहीं बीच में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 2A। तो यह पॉइंट मेरा एक्स वाई जेड। अब इन्होंने बोला कि फाइंड रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एक्स वाई जेड, मतलब VD ऑफ x रेशियो VD ऑफ y रेशियो VD ऑफ z इज इक्वल टू। अब क्योंकि VD क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एरिया ऑफ x रेशियो 1 अपॉन एरिया ऑफ y रेशियो 1 अपॉन एरिया ऑफ z। एरिया ऑफ x कितना है, a, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन a रेशियो 1 अपॉन 2a रेशियो 1 अपॉन 3a। ए कटा। अब रेशियो को मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इन सबको एक 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 अपॉन 1 6, 6 अपॉन 2 3, 6 अपॉन 2 3, 6 अपॉन 3 2। तो इस सब का रेशियो कितना आ गया, 6:3:2। आया आ गया, ये आ गया, ये थोड़ा सा नीचे हो गया था, अभी कैमरा ठीक कर दिया, इतना आ गया, आया ना, बहुत बढ़िया। मिटा दें इसको, मिटा दें। अब एक लास्ट चीज, 2 मिनट सिर्फ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा VD इज इक्वल्स टू ई टाउ बटे एम,
और वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। ये दोनों ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स हैं। इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या आ गया, ई टाउ बटे एम इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आई अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, आई अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बटे एल। अभी मैंने सिखाया था वी बटे एल, तो ये क्या आ गया, इतना आया। अब यहां से मैं v को क्या लिख सकता हूँ, v को क्या लिख सकता हूँ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आई, इतना आया, इतना आया। अब हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं, या इसी को मैं v इज इक्वल्स टू आर आई भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो v यहाँ है, i यहाँ है, v यहाँ है, i यहाँ है, v यहाँ है, i यहाँ है, बीच में क्या बचा, r रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस ही हुआ, ये रेजिस्टेंस ही हुआ। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या आएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास ये। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बटे ए, रो एल बटे ए। और रेजिस्टेंस हमारे पास ये भी होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखना R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू समथिंग एल बाई ए। तो क्या रो इज इक्वल टू ये समथिंग हुआ, रो इज इक्वल टू ये समथिंग हुआ। तो रो मेरा कितना आया, रो मेरा कितना आया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब मेरे पास एक और टर्म आती है कंडक्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बटे एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम। इतना आया, इतना आया। तो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पड़ा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली। और जो क्वेश्चन इससे भी आता है यही फॉर्मूला बेस्ड आता है। अगर इस सबको अच्छे से पढ़ लिया, इस सबको अच्छे से रिवाइज कर लिया, इस पर थोड़े बहुत अगर प्रीवाइटिव्स देख लिए तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। इतना आया। तो यहीं पे करते हैं इस छोटे से लेक्चर को समाप्त। आई होप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।